25 अगस्त 2022 की सुबह को मुंबई के अंधेरी इलाके से 15 साल की वंचिता राठौर स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली तो सही, लेकिन वो उसके बाद कभी घर वापस नहीं आई। अगले दिन 26 अगस्त को उसकी लाश एक बड़े से सूटकेस में नायगांव रेलवे स्टेशन के पास मिली। उसका शरीर एक कंबल में लिपटा हुआ था और उस मासूम के जिस्म पर चाकुओं के कई वार किए गए थे। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे मुंबई शहर को झकझोर कर रख दिया। आखिर कौन था वंचिता का कातिल? क्यों की गई इतनी बेरहमी से एक बच्ची की हत्या? जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस हरकत में आई। मुंबई पुलिस ने 10 स्पेशल टीमें इस केस पर लगा दी। इसके अलावा अहमदाबाद से क्राइम ब्रांच की एक तेज तर्रार यूनिट भी इस केस को सुलझाने में जुट गई। एक हफ्ते से ज्यादा की दिन रात की जांच में 2000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए। सबके सामने एक ही सवाल खड़ा था, कौन था वो हैवान? क्यों उसने 15 साल की मासूम वंचिता को अपना निशाना बनाया? कैसे उसने पुलिस को एक हफ्ते तक चकमा दिया? और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ा कैसे? चलिए इस खूनी सफर की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। इस दिल दहला देने वाली कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियां और जानना चाहते हैं तो अभी मेरे इस क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है 25 अगस्त से। वंचिता रोज की तरह अपने स्कूल के लिए निकली थी। आमतौर पर वो शाम तक घर लौट आती थी, लेकिन उस दिन शाम बीत गई मगर वंचिता घर वापस नहीं आई और न ही उसकी कोई खबर आई। टेंशन में आकर उसके घर वालों ने उसे कई बार फ़ोन किया मगर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगा। वंचिता के परिवार में घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने उसके दोस्तों को कॉल लगाया तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली कि वंचिता तो उस दिन स्कूल गई ही नहीं थी। अब मामला और भी गंभीर हो गया था। इस बात को सुनकर वंचिता के घर वाले और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आखिरकार वंचिता के परिवार ने अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 26 अगस्त की दोपहर को 3:30 पर लोकल पुलिस को सूचना मिली कि नायगांव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक लावारिस बैग मिला है। पुलिस तुरंत ही वहां मौके पर पहुंच गई और पुलिस के सामने उस बैग को खोला गया। जब बैग को खोला गया तो उस बैग के अंदर से एक कंबल में लिपटी हुई लड़की की लाश मिली, जिसके शरीर पर चाकू के गहरे जख्मों के निशान मिले। उस लड़की के जिस्म को चाकुओं से गोदा गया था। उस बैग में एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिला था। इसी यूनिफॉर्म ने पुलिस को पहला सुराग दिया। पुलिस ने जांच की तो सिर्फ 1 घंटे में कंफर्म हो गया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वंचिता राठौर की ही है। क्योंकि वंचिता की मिसिंग रिपोर्ट पहले से दर्ज थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत उसके परिवार को बुला लिया। वंचिता की फैमिली के लोगों ने कंफर्म किया कि ये लाश उनकी बेटी की ही है। अब पुलिस के आगे ये बड़ा सवाल था कि आखिर वंचिता के साथ ये दरिंदगी किसने की है और क्यों? ये एक बहुत ही सीधा सवाल था कि कौन है वंचिता का कातिल, मगर इसका जवाब कितना उलझा हुआ होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में तो केस की जांच लोकल पुलिस ही कर रही थी, लेकिन जब पहले 2 दिन बिना किसी ठोस सुराग के निकल गए, तब इस केस की गंभीरता को देखते हुए ये केस मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। क्राइम ब्रांच ने इस केस को सॉल्व करने के लिए 10 टीमों को एक्टिवेट कर दिया। सबसे पहले पुलिस ने वंचिता के घर और उसके स्कूल के बीच के सभी CCTV कैमरों की जांच शुरू कर दी। उन्हें वंचिता अपने घर के पास वाले फुटेज में दिखाई दी। फिर जैसे जैसे कैमरे आगे बढ़े, पुलिस को एक अजीब चीज नजर आई। उन्हें दिखाई दिया कि वंचिता अपने स्कूल के रास्ते पर नहीं जा रही थी, बल्कि वो तो किसी और ही डायरेक्शन में जा रही थी। इसके कुछ देर बाद एक और CCTV फुटेज में वंचिता 2 लड़कों के साथ दिखाई दी। ये इतने दिन में पुलिस के लिए पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब पुलिस उन दोनों लड़कों की पहचान पता करने में जुट गई। पुलिस को अपनी छानबीन में पता चला कि वो दोनों लड़के भी अपने अपने घरों से लापता हैं।
इस बात से पुलिस को यकीन हो गया कि कहीं न कहीं इस कत्ल की कड़ी इन दोनों लड़कों से जुड़ी है। लेकिन इसके बाद फिर शुरू हुआ एक थ्रिलर, पुलिस के इन दोनों लड़कों तक पहुंचने की भाग दौड़। दोनों लड़कों के मोबाइल स्विच ऑफ थे और उनकी कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही थी। पुलिस हैरान थी कि कहीं ये लड़के शहर छोड़कर भाग तो नहीं गए। पुलिस ने तुरंत मुंबई के तमाम रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी चेक करने शुरू कर दिए। हजारों कैमरे की सैकड़ों घंटे की फुटेज का एक एक फ्रेम खंगालना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस इस काम से पीछे नहीं हटी। आखिरकार विरार रेलवे स्टेशन के कैमरे में वंचिता के साथ दिखे दोनों संदिग्ध लड़कों की पहली झलक मिल ही गई। कमाल की बात यह थी कि करीब 2 घंटे बाद वही दोनों लड़के दोबारा उसी स्टेशन पर दिखाई दिए। वो इस बार जोधपुर एक्सप्रेस में चढ़ते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इस लीड को फॉलो किया और फॉलो करते हुए जयपुर तक पहुंच गई। वहां से फिर से सीसीटीवी और ट्रैकिंग के जरिए पुलिस को पता चला कि ये लड़के जयपुर से जोधपुर, फिर अजमेर और उसके बाद वैष्णो देवी गए हैं। पुलिस ने हर जगह सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड खंगाले और इस दौरान पुलिस और संदिग्धों के बीच एक रियल लाइफ चेस चलता रहा। वैष्णो देवी पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि दोनों लड़के अब वहां से निकलकर गुजरात की ओर जा चुके थे। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस को जैसे ही उनके गुजरात में दाखिल होने की खबर मिली, उन्होंने तुरंत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से संपर्क साधा और उनसे मदद मांगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से नया अपडेट मिला कि दोनों संदिग्ध अब पोखरण से निकलकर पालनपुर की तरफ गए हैं। अब ये मामला सिर्फ एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गया था, ये भारत के अलग अलग शहरों में फैला एक हाई प्रोफाइल ह्यूमन ट्रैकिंग ऑपरेशन बन चुका था। केस को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कई दिन बीत चुके थे। पुलिस अब तक अहमदाबाद से अजमेर के बीच 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी। लेकिन पुलिस को जल्द ही फिर एक नई जानकारी मिली कि दोनों संदिग्ध पास के एक लॉज में रुके हुए थे। रात 1 बजे पुलिस ने पालनपुर के उस लॉज पर छापा मारा और 1 हफ्ते की भागदौड़ के बाद पुलिस ने आखिरकार दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस को सूचना दी गई और कागजी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये 2 लड़के थे, 21 साल का संतोष मकवाना और 21 साल का विशाल अंबवने। दोनों ही स्कूल ड्रॉप आउट थे और छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी जैसे तैसे चला रहे थे। मुंबई पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो इन दोनों ने जो खुलासा किया वो सन्न कर देने वाला था। संतोष ने बताया कि वो और वंचिता सोशल मीडिया पर मिले थे। कुछ ही दिनों में उनके बीच दोस्ती हो गई और उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। 25 अगस्त 2022 को संतोष ने वंचिता को हमेशा की तरह मिलने बुलाया। वंचिता स्कूल के बहाने घर से निकली, लेकिन स्कूल नहीं गई। वो सीधे संतोष से मिलने चली गई। रास्ते में संतोष का दोस्त विशाल भी उनके साथ जुड़ गया और तीनों विशाल के घर चले गए। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। संतोष और वंचिता ने उस दिन कई घंटे एक साथ बिताए, लेकिन जब वंचिता वापस जाने लगी तो उसने संतोष से कहा कि वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। बस यही बात संतोष को बर्दाश्त नहीं हुई और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा इतना बढ़ा कि विशाल भी कमरे में आ गया। संतोष ने विशाल को कुछ इशारा किया और विशाल ने वंशिता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वो भाग न पाए और चिल्ला न सके, इसलिए संतोष ने उसका मुंह दबाया हुआ था और उसे जोर से पकड़ा हुआ था। इसके बाद संतोष ने विशाल से चाकू छीना और वो खुद भी
उस पर हमला करने लग गया। वो वंशिता पर तब तक हमला करता रहा जब तक वंशिता की सांसें नहीं थम गईं। फिर उन दोनों ने मिलकर वंशिता की यूनिफॉर्म बदली, उसे विशाल की शर्ट और पैंट पहनाई और एक कंबल में लपेटकर एक बड़े ट्रैवल बैग में उसकी लाश को डाल दिया। फिर उन्होंने उस बैग को उठाया, एक ऑटो को बुक किया और विले पार्ले स्टेशन पहुंच गए। लेकिन पुलिस के मन में अब भी एक सवाल था कि आखिर इस हत्या का मकसद क्या था। जब पुलिस ने सख्ती से ये सवाल दोनों लड़कों से पूछा तो दोनों आरोपियों ने बताया कि संतोष और वंशिता की दोस्ती सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना भी बढ़ने लगा था। लेकिन ये बात वंशिता के परिवार वालों को पता चल गई थी। एक दिन वंशिता के परिवार वालों ने वंशिता को साफ कह दिया कि संतोष से दूर रहो, इतना ही नहीं। उस वक्त वंशिता के कुछ रिश्तेदार संतोष से हाथापाई भी कर बैठे थे। इस अपमान ने संतोष के अंदर की आग भड़का दी। उसका ईगो हर्ट हो चुका था और उसने ठान लिया था कि अब उसको वंशिता से बदला लेना है। इस प्लान में उसने अपने दोस्त विशाल को भी शामिल कर लिया। वो वंशिता से कनेक्टेड रहा और उसने वंशिता को अपने जाल में फंसाए रखा। लेकिन पीछे से वो वंशिता की हत्या की प्लानिंग करता रहा। लेकिन सिर्फ इरादा रखना ही काफ़ी नहीं था। इस काम के लिए उसे पैसों की भी ज़रूरत थी। एक दिन मौका पाकर संतोष ने अपनी ही माँ का गोल्ड का मंगलसूत्र चुरा लिया और उसे पास की ज्वेलरी शॉप पर 2 लाख रुपए में बेच दिया। क्योंकि सामान चोरी का था, इसलिए ये डील एक दलाल के जरिए करवाई गई और संतोष ने उसे मोटा कमीशन भी चुकाया। बचे हुए पैसों में से उसने कुछ पैसे, चाकू और बाकी सामान खरीदने के लिए विशाल को दिए। फिर अपने प्लान के मुताबिक संतोष ने वंशिता को मिलने बुलाया। उसने थोड़ा वक्त उसके साथ बिताया और फिर एक बहाना बनाकर वंशिता के साथ झगड़ा शुरू किया। झगड़ा गर्म हुआ और संतोष के इशारे पर विशाल ने चाकू से हमला कर दिया। घायल वंशिता को खुद संतोष ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जब संतोष से पूछा कि उसे इस प्लान की प्रेरणा कहाँ से आई थी, तो संतोष ने कहा कि वो काफ़ी समय से क्राइम पेट्रोल जैसी सीरीज़ देखता था और वहीं से उसे इस क्राइम को करने का आइडिया आया। उसे पूरा यकीन था कि उसका आइडिया एकदम फुल प्रूफ है और उसी भरोसे पर उसने विशाल को भी इस जुर्म में शामिल किया था। उसने विशाल को भी यकीन दिला दिया था कि वो लोग पुलिस को चकमा देने में कामयाब होंगे और फिर कुछ महीनों बाद जब सब ठंडा हो जाएगा तो वो वापस मुंबई लौटकर नॉर्मल लाइफ जिएंगे। मगर मुंबई पुलिस की कड़ी मेहनत और सूझबूझ ने संतोष की पूरी प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया। आखिरकार दोनों आरोपियों का पर्दाफाश हो गया। संतोष और विशाल पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक दोनों फिलहाल जेल में ही हैं। अब तक इस केस में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, अदालत का जो भी निर्णय हो। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी है, अगर आपको फैसला सुनाने का मौका मिले तो आप संतोष और विशाल को क्या सज़ा देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि अगली सच्ची घटनाओं से भरी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।